हेलो, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट और खिलाफत मूवमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले जो है वीडियो लेक्चर था उसमें हमने रॉलेट एक्ट को डिस्कस किया था और थोड़ा सा हम उसको जो है रिलेट कर लें रॉलेट एक्ट को। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक एक्ट पास किया, दैट वाज रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट जो था वो बहुत जल्दी से या जल्दबाजी में पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। ठीक है। और इससे पुलिस को एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी। बाकी हम डिटेल में तो डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन आप इतना समझ लो कि पुलिस को एक्स्ट्रा पावर मिली थी और इसके अंडर में या इसके अकॉर्डिंग पुलिस जो है वो किसी भी पर्सन को विदाउट एनी रीजन अरेस्ट कर सकती थी और विदाउट एनी ट्रायल 2 साल तक प्रिजन या जेल में रख सकती थी। ठीक है। तो जो इंडियंस थे उन्होंने इस बिल को ब्लैक बिल कहा और इंडियन जो थे वो इस बिल के फेवर में नहीं थे, इसलिए इसका पूरे देश में जो है इसको प्रोटेस्ट किया जाने लगा या पूरे देश में इसको अपोजिशन किया जाने लगा। ठीक है। तो एक तरह से कि पूरे कंट्री में जो है काफ़ी डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट हो गया और इस तरह से नॉन वायलेंट रैलीज निकाली गई, स्ट्राइक्स हुई और इंडिया के अदर पार्ट्स में जो है वो अपने अपनी तरीके से लोगों ने इसको प्रोटेस्ट करना शुरू किया। किसको? रॉलेट एक्ट को। ठीक। तो इस तरीके से मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया गया। मार्शल लॉ कहते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं मार्शल लॉ। ठीक। तो उसमें जो है लोगों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है, ऐसे आप समझ लें। ठीक है। तो इसलिए रॉलेट एक्ट जब पास किया गया था और जब उसका प्रोटेस्ट या लोग उसका विरोध कर रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखते हुए मार्शल लॉ लगा दिया। इसके बाद 13 अप्रैल को लोग अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पर इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? देखो, लोगों को ये पता तो था नहीं कि वहाँ मार्शल लॉ है या हमें इकट्ठा होने की परमिशन नहीं है, तो वो तो एक नॉर्मली जो है बैसाखी का फेयर रखता था और इस वजह से वो वहाँ पर जलियांवाला बाग नाम की जगह पर जो है वो इकट्ठे हो गए। ठीक। और इसके अलावा दूसरा जो रीज़न था वो प्रोटेस्ट करना था, जो लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उसको अपोज करना था। ठीक है। जो लीडर अरेस्ट किए गए थे उनके अरेस्ट का विरोध करना था, इसलिए भी ऐसा हुआ। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा जलियांवाला बाग का डिटेल बता दूं कि ये अमृतसर, पंजाब में अमृतसर नाम का एक शहर है, वहाँ पर जलियांवाला बाग नाम की जगह है जहाँ पर ये घटना हुई थी। और यहाँ पर एक ये ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसके 3 ओर जो हैं, 3 तरफ जो हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई थी और
इस वजह से अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता जो था वो एक ही था। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या होता है कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन लोगों को वहाँ पर इकट्ठा होने दिया। जब लोग लाखों हज़ारों की संख्या में वहाँ पर इकट्ठे हो गए, ठीक, अब इससे पहले आपको बता दूं एक जनरल डायर थे, क्योंकि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था, है ना। और मैं बता चुका हूँ कि जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जो है वो आर्मी के हवाले कर दिया जाता है। तो इस समय जनरल डायर जो थे उनको हैंड ओवर कर दिया गया था अमृतसर का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जनरल डायर ने जो है वो कमांड ली और उसने क्या किया कि जब लोग इकट्ठे हो गए जलियांवाला बाग में, तो जो एंट्रेंस था उसको उसने जो है वो बंद करा दिया। और बंद करने के बाद जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी उस पर गोली चलवा दी। ठीक है, तो गोली चलने की वजह से बहुत से लोग मारे गए। ठीक, और उसमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां सभी थे। और एक तरह से वहाँ पर एक कुआं भी था, लोगों ने बचने के लिए कुएं में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जब बहुत सारे लोग उसमें कूद गए तो जो नीचे लोग थे वो वैसे ही दम घुटने के कारण मर गए। यानी कि एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना थी, बड़ी दुखद घटना ये इंडिया के हिस्ट्री में हुई। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जनरल डायर ने किसी भी प्रकार की कोई वार्निंग नहीं दी। ठीक है, और विदाउट एनी वार्निंग अपने जो ट्रुप्स थे उनको भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो इससे जो है वो भीड़ बहुत गुस्सा हो गई और लोग जो थे वो वायलेंस हो गए और उन्होंने पुलिस से टकराव किया या पुलिस से हर जगह झगड़ा किया और जितनी सरकारी प्रॉपर्टी थी उस पर हमला करके उसको तोड़ फोड़ दिया। और गवर्नमेंट ने जो है इसका जो रेस्पॉन्स है वो बहुत सख्ती से दिया। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने बिना सोचे विचारे इसको जो है इसका उत्तर दिया और लोगों को जो है मार पीट कर भगा दिया। ठीक है, तो ये एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट है और इस पर जो है शॉर्ट नोट लिखने को भी आता है। तो आपको जब भी ये लिखने के लिए आए तो आपको यही लिखना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट आएगा आपका खिलाफत मूवमेंट। आप खिलाफत मूवमेंट देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुई तो ऑटोमन अंपायर जो टर्की के थे, ठीक है, वो हार गए। और एक र्यूमर फैली या एक झूठी जो है इंफॉर्मेशन लोगों को मिली कि ऑटोमन एम्परर जो कि हार गया है उस पर एक हार्ड पीस ट्रीटी जो है वो इम्पोज की जा रही है। ठीक, तो उसको समझने से पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो ऑटोमन एम्पायर है टर्की का, वो वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स हैं उनका रिलीजियस हेड कहलाता है। ठीक है, खलीफा इसको कहते हैं और ये ऑटोमन का एम्परर था उस समय। ठीक है, तो मुस्लिम्स ने क्या सोचा कि जब हार्श ट्रीटी, बहुत सख्त जो ट्रीटी है वो इम्पोज की जा रही है ऑटोमन के एम्परर पर, तो इससे उन्होंने क्या लिया
कि ये मुस्लिम्स के डिसरेस्पेक्ट है, ठीक है। और इस तरह से जो है एक उनसे ये भी कहा गया कि जो करना चाहिए कि जो एम्परर हैं उनकी जो पावर्स हैं उनको ले लिया जाएगा, उसको जो छीन लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक कि उसकी जो टेरिटरीज़ है जो उसके कंट्रोल में थी उसको भी जो है वो वापस ले लिया जाएगा। और इससे जो हमारे इंडिया में मुस्लिम्स थे वो बहुत क्रोधित हो गए, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, बॉम्बे में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई, ठीक है। और इसके जो लीडर थे वो अली ब्रदर्स कहलाते हैं, जिनका नाम मैं बता दूं, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भारत में खिलाफत मूवमेंट को जो है चलाएंगे, ठीक है। और गांधी जी ने ये देखा कि मुस्लिम जो हैं वो खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और जबकि हिंदूज का भी जो मूवमेंट था वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। तो उन्होंने ये देखा कि जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही जो है हमें मूवमेंट चलाना है तो क्यों ना हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट होकर के एक नेशन वाइड मूवमेंट जो है वो चलाएं, ठीक है। तो गांधी जी ने एक तरह से उसको जो है परस्यू किया, ठीक है, या समझाया। और मोहम्मद अली और शौकत अली से बातचीत हुई गांधी जी की, और बातचीत करने के बाद जो है कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ठीक है, ओके। इसमें ये डिसाइड किया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, ठीक। ये जो है डिमांड की। तो कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन सितंबर 1920 में बुलाया गया तो उसमें ये डिमांड रखी गई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया जाए, ठीक है। और इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो नेक्स्ट सेशन है जो नागपुर में दिसंबर 1920 में जो सेशन हुआ था उसमें ये तय किया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया ही जाए। तो इसमें देखो एक कंफ्यूज मत होना, जो कलकत्ता में जो सेशन हुआ है उसमें केवल डिमांड थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, लेकिन जो नागपुर में दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ है उसमें ये तय हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो चलाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये डिसाइड हो गया था। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब देखिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ आप समझो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनकी नॉन कॉपरेशन है क्या, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज, ठीक। तो गांधी जी ने बुक लिखी है और इसमें ये लिखा है, उन्होंने ये मेंशन किया है कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से है, ठीक है। यानी कि अगर ब्रिटिश रूल कर रहे हैं इंडिया में तो इंडियंस उन्हें कॉपरेट कर रहे हैं, इसलिए ब्रिटिश जो है इंडिया में रूल कर पा रहे हैं। अगर इंडियंस कॉपरेट करने से रिफ्यूज़ कर दें या मना कर दें या कॉपरेट ना करें तो ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो कि कॉपरेशन, ठीक है। कॉपरेशन का मतलब क्या होगा, मानना या फॉलो करना, और नॉन कॉपरेशन इसका अपोजिट हो गया, क्लियर। तो इस तरह से हाउ शुड इट बिकम ए मूवमेंट, अब ये मूवमेंट कैसे बना,
ठीक है। तो इसको फिर हम आपको रिकॉल कराएं, महात्मा गांधी ने अली ब्रदर्स से बातचीत करके, ठीक, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करा, मर्ज कर लिया है, मिक्स कर लिया, ठीक है, और मुस्लिम्स के साथ मिल करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, ठीक। अब मूवमेंट कैसे बना? गांधी जी ने कहा कि ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है इसको स्टेजेस में लागू किया जाए, यानी एकदम अचानक से आपने शुरू कर दिया, ठीक है। स्टेजेस में इस मूवमेंट को जो है वो शुरू किया जाए। जैसे स्टेजेस जो हैं, सबसे पहले क्या है, जो गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए हैं, ठीक है, लोगों को जो टाइटल दिए हैं, जो उपाधियां दी हैं, उनको वापस कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा, जो भी लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक, जैसे सिविल सर्विसेज में, आर्मी में, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, वो उसको बाइकआउट करें। या जो शॉपकीपर्स फॉरेन गुड्स को डील कर रहे हैं वो उसको बाइकआउट करें, रिफ्यूज टू यूज़ ऐसे समझ लो, ठीक है। ये उन्होंने कुछ जो है केसेस बताए। तो इसमें क्या उन्होंने किया, ये तय किया गया कि जो भी जहाँ पर है वो बाइकआउट करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, उससे आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा, है ना। तो एक तो टाइटल्स को सरेंडर करना, ऑनर्स जो दिए गए हैं उनको वापस देना, ऑनरी पोस्ट जो है उनको छोड़ देना, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकआउट करना, यानी कि इलेक्शन ना लड़ना, ठीक। दूसरा, लॉयर्स जो हैं वो लॉ कोर्ट्स को बाइकआउट करें, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में से बच्चे जो हैं अपने को निकाल लें। और एक चीज़ इसमें और दी हुई है कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका बाइकआउट कर दिया जाए, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि इस मूवमेंट का सपोर्ट लेने के लिए शौकत अली के साथ पूरे इंडिया में जो है वो घूमे, ठीक है। ये उन्होंने जो है काम किया, ठीक। अब इसमें जो है कुछ चैलेंजेस भी आए सामने, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारे सामने चैलेंजेस भी आते हैं, है ना। तो उसमें चैलेंजेस क्या आए, पहली चैलेंज था कि जो कांग्रेस में लीडर्स थे वो काउंसिल के इलेक्शन को बाइकआउट नहीं करना चाहते थे, पहली चीज़, क्योंकि उनके माइंड में ये था कि बिना इलेक्शन लड़े या बिना एम्पावरमेंट के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। दूसरा, सम फियर्ड वायलेंस, वायलेंस का हम आपको बता ही चुके हैं कि कुछ लोग जो हैं वो वायलेंस से डर रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा एक चैलेंज और था कि नागपुर सेशन जो कांग्रेस का दिसंबर 1920 में हुआ उसमें नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। और कैसे लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया और उनका क्या मतलब एम था या वो क्या चाहते थे उसमें पार्टिसिपेट करते समय, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।